हम ज्वालामुखी चैप्टर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास जो है ज्वालामुखी की, उसमें देखा एक प्राकृतिक परिघटना है, एक नेचुरल फिनोमेना है वोल्केनो, और जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक से लावा और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। विभिन्न पदार्थ जो निकलते हैं उनमें भी हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल जो है वो निकलते हैं ज्वालामुखी उद्भव के दौरान। फिर जो लावा निकलता है उसमें भी हमने देखा दो तरह का लावा निकलता है, बेसिक और एसिडिक, दोनों प्रकार का, अम्लीय और क्षारीय। क्षारीय लावा जहां पर पतला और बहुत तरल होता है, फ्लूइड होता है, वहां पे एसिडिक लावा जो होता है, अम्लीय लावा, वो बहुत चिपचिपा और गाढ़ा होता है। ये सब हम पहले देख चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इरप्शन जो होता है, उद्गार, वो ज्वालामुखी उद्गार दो तरह से हो सकता है, या तो दरारी उद्गार या फिर केंद्रीय उद्गार, फिशर इरप्शन या फिर सेंट्रल इरप्शन। और सेंट्रल इरप्शन अक्सर ज्यादा विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और फिशर इरप्शन जो है, दरारी उद्गार, वो ज्यादा विस्फोटक नहीं होता। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये करते करते हमने बीच में ज्वालामुखी अंतर्वेदी और बहिर्वेदी जो स्थलाकृतियां हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, उनको भी देखा। और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में, अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में हमने बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, शीट, ये सारे लैंडफॉर्म्स देखे। और बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में हमने मेनली कोन्स देखे, और शंकुओं में हमने एसिडिक कोन, बेसिक कोन, सिंडर कोन, कॉम्पोजिट या मिश्रित शंकु, ये सारे शंकु देखे। और परपोषित शंकु या पैरासाइटिक कोन जो है उसको भी देखा। और कोन करते समय आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो नोटिस किया होगा, वो देखा कि यदि हम समुद्र के जो बिल्कुल बेस है या बॉटम ऑफ ओशन जो है, समुद्र की गहराई से अगर किसी पर्वत की हाइट को, ऊंचाई को मापे, तो विश्व का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन या सबसे ऊंचा पर्वत होगा मौना किया, जो समुद्र का जो बिल्कुल नीचे तल है, बेस है, वहां से लेकर और ऊपर तक उसकी हाइट 10,000 मीटर के आसपास है। पर वास्तव में सी लेवल से अगर देखा जाए तो मौना किया की हाइट लगभग 4,200 मीटर के आसपास ही है। और वैसे वास्तविकता में माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, क्योंकि सी लेवल से हम हाइट मापते हैं जनरली। सी लेवल मतलब समुद्र का पानी का जो बेसिक लेवल है, वहां से हाइट देखी जाती है, और समुद्र के जल के जो बेसिक लेवल होता है उससे नीचे जो भी भाग है वो गहराई में माना जाता है, ऊंचाई नहीं मानते उसको। तो ये हमने देखा कि मौना किया और माउंट एवरेस्ट जो है, दोनों में किस तरह का डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार, टाइप्स। और टाइप्स हमने तीन तरह से देखे ज्वालामुखी के। एक तो हमने देखा लैंडफॉर्म, स्थलाकृति के आधार पर प्रकार। फिर हमने फ्रीक्वेंसी बेस्ड, सक्रियता के आधार पर प्रकार देखे। और इरप्शन या उद्गार के आधार पर प्रकार देखे। फिर लैंडफॉर्म बेस्ड जो हमने टाइप्स देखे वोल्केनो के, उसमें शील्ड ज्वालामुखी की जो हमने बात की, शील्ड ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, क्षारीय लावा निकलता है, कभी कभी विस्फोटक या एक्सप्लोसिव हो जाते हैं जब इनकी वाहक नलिका या पाइप में पानी चला जाता है तब। और ऐसे जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी उद्भव, उनसे कम ऊंचाई और मंद ढाल वाली स्थलाकृति लैंडफॉर्म बनती है। मिश्रित ज्वालामुखी या कॉम्पोजिट जो वोल्केनो है, वो विस्फोटक होते हैं, और इनमें बाहर जो पदार्थ निकलते हैं वो डिफरेंट मटेरियल निकलते हैं, लावा के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ, और वो सारे पदार्थ परतों के रूप में जमकर विशाल शंकु का निर्माण करते हैं। फिर हमने कार्डेरा देखा, सबसे विस्फोटक है इन स्थलाकृति वाले ज्वालामुखियों में, लैंडफॉर्म वाले में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है। कार्डेरा ज्वालामुखी जो है, उसके उद्भव के दौरान जो बहुत तीव्र विस्फोट होता है, उसका कारण भी हमने देखा कि मैग्मा चैम्बर सतह के पास ही है, और उसके साथ साथ मैग्मा भंडार काफी बड़ा भी है और सरफेस के पास ही, और उसमें से जब सारा मैग्मा बाहर निकल जाता है तो वो भूमि पोली हो जाती है और वो नीचे धंस जाता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा। और जब वो हिस्सा, सतह का भाग धंसता है, नीचे कोलैप्स होता है, तो उससे बनता है एक विशाल ज्वालामुखी कुंड, जिसे कार्डेरा कहते हैं। तो कार्डेरा ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक होते हैं। उदाहरण है आसो कार्डेरा, जापान। फिर बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ये बहुत ही बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते ये वाले ज्वालामुखी। इनमें दरार के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा, जो फैलता है आसपास के क्षेत्र में, जिससे लावा मैदान या लावा के पठार जो हैं वो बनते हैं, प्लेटो बनते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या दक्कन ट्रैप। फिर हमने मिड ओशनिक
जो रिज है, यहाँ एटलांटिक नहीं ओशनिक आएगा, मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये रिज वॉल्केनोस जो हैं ओशनिक रीजन में डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर देखने को मिलते हैं, और महासागर में जहाँ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होती है वहां दरार होती है और दरार से उद्गार होता है, इरप्शन होता है। पर महासागरों में जो दरारी उद्गार होता है उससे बनती है एक रिज, क्योंकि ओशनिक रीजन में पानी होता है, पानी के कारण वाटर वेपर बनता है, जलवाष्प, और जलवाष्प के कारण जो ज्वालामुखी का लावा है वो थोड़ा थोड़ा विस्फोटक हो जाता है। इतना ज्यादा नहीं होता, बट थोड़ा इस वाले फ्लड बसाल्ट वाले से थोड़ा सा विस्फोटक होता है, और इसमें से जो लावा निकलता है वो इकट्ठा होता है काफी ज्यादा, और उस लावा के इकट्ठे होने से जो कटक बनती है महासागरों में, उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, वो इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, सक्रियता के आधार पर जब हम ज्वालामुखी देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी में बार बार इरप्शंस होते हैं, बार बार उद्गार होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्ट्रोम्बोली और भारत का बैरन जो द्वीप है, बैरन आइलैंड। सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वॉल्केनोस जो होते हैं उनमें कई वर्षों से कोई इरप्शन नहीं हुआ होता और भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है उनमें, और ऐसे डोरमेंट वॉल्केनोस का एग्जाम्पल है वेसुवियस और भारत का नारकोंडम। मृत ज्वालामुखी जो है डेड वॉल्केनोस, ये ऐसे वॉल्केनोस होते हैं जिनमें काफी सालों से कोई इरप्शन या उद्गार नहीं हुआ होता और भविष्य में भी कोई उद्गार होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, उन्हें मृत कहा जाता है। जैसे किलिमंजारो और एकोनकागुआ, ये जो है ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। उद्गार के प्रकृति या इरप्शन के नेचर के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरह के उद्गार होते हैं, दरारी और केंद्रीय। दरारी उद्गार का एक ज्वालामुखी प्रकार है जो है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, आइसलैंडिक वॉल्केनोस। आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी बिल्कुल बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी जिससे मिलते जुलते हैं, एग्जैक्टली सेम है। और आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, बिल्कुल एक्सप्लोजिव नहीं होते, इनमें दरार के माध्यम से क्षारीय लावा या बेसिक लावा जो है वो बाहर निकलता है। और फिर सेंट्रल इरप्शन में, केंद्रीय उद्गार में जो ये ज्वालामुखी के प्रकार है उसमें सबसे पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है हवाई तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी एग्जैक्टली सेम है शील्ड ज्वालामुखी जैसे, मतलब शील्ड वॉल्केनो से मिलता जुलता है एग्जैक्टली। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी भी कम विस्फोटक होते हैं, लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, और इसमें पाइप के थ्रू, वाहक नलिका के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा। तो बेसिक लावा दरार से भी निकल सकता है और बेसिक लावा पाइप से भी निकल जा सकता है, और जब पाइप से निकलता है बेसिक लावा तो उस तरह के ज्वालामुखी के प्रकार को क्या कहते हैं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाईन आइलैंड पर इस तरह के वॉल्केनो ज्यादा हैं, इसलिए इसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा गया है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी या स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो जो होते हैं ये मीडियम एक्सप्लोजिवनेस वाले होते हैं, मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं। इनमें क्षारीय लावा निकलता है, एसिडिक लावा निकलता है, अम्लीय लावा, और अम्लीय लावा निकलने के साथ साथ स्ट्रोम्बोली में बार बार इरप्शंस होते हैं, उद्गार होते हैं। इसीलिए ऐसे ज्वालामुखी जो एक्टिव हैं, जिनमें मीडियम एक्सप्लोजिवनेस है, जो बार बार इरप्ट होते रहते हैं और उनमें एसिडिक लावा निकलता है, वो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। और स्ट्रोम्बोली खुद जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, लाइट हाउस कहलाता है। फिर वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी जो हमने किया, वल्केनो टाइप ऑफ वल्केनो, इसमें बेसिकली ये इटली के लिपारी द्वीप समूह पर स्थित जो आइलैंड है, लिपारी आइलैंड ग्रुप में जो एक ज्वालामुखी है वल्केनो नाम का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, और इनमें गैसेस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, और तीव्र गैसें जो हैं वो बाहर निकल के धूल और राख युक्त गैसें फूल गोभी के रूप में फैल जाती हैं ज्वालामुखी के ऊपर। ये वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का की पॉइंट है। फिर जो नेक्स्ट है पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी, इसका नाम कहाँ से लिया गया है, कैरेबियन सागर जो है उसमें कई सारे द्वीप हैं, उसमें से मार्टिनिक द्वीप समूह है या मार्टिनिक नाम का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर पीली नाम का एक ज्वालामुखी है, उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है पीलियन ज्वालामुखी। पीलियन ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक होते हैं, इनफैक्ट सर्वाधिक विस्फोटक है इन सभी ज्वालामुखियों में से, और इनमें जब एक्सप्लोजन होता है तो केवल लावा नहीं निकलता, लावा के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ निकलते हैं, कई सारे जल खंडाश्मी पदार्थ, टुकड़े जो होते हैं लावा के, वो सब भी निकलते हैं। और इसमें मेन की पॉइंट पीलियन तुल्य का क्या है कि इसमें ज्वल खंडाश्मी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, पायरोक्लास्टिक फ्लो बिगिन हो जाता है, जैसे एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, उसके बाद पायरोक्लास्टिक फ्लो होने लगता है, ये इसकी खास बात है। फिर है प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी या प्लीनियन ज्वालामुखी। प्लीनियन ज्वालामुखी जो है इसका नाम कहाँ से लिया गया है, प्लीनी नाम के स्कॉलर के आधार पर रखा गया है।
प्लिनी नाम के जो स्कॉलर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इस तरह के इरप्शन के दौरान, इसलिए उनके नाम पे नाम रखा गया है। और प्लिनी नाम के जो विद्वान हैं ये 79 एडी में विसुवियस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण मृत्यु हुई थी उनकी, तो इसीलिए प्लिनियन ज्वालामुखी को विसुवियस टाइप ऑफ ज्वालामुखी या विसुवियस टाइप ऑफ वोल्केनो भी कहा जाता है। तो विसुवियस ज्वालामुखी भी कह सकते हैं इसको। इस ज्वालामुखी की खास बात क्या है कि इसमें गैसों की तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है और गैसें जब निकलती हैं तो काफी विस्फोट के साथ निकलती हैं और ऊपर समताप मंडल तक पहुंच जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक गैसेस पहुंच जाती है और वहां जाकर फैल जाती है और वहां जाकर वो फूल गोभी के रूप में ही फैलती हैं और विस्तृत क्षेत्र में टेफरा या राख आदि जो है उनको बिखेर देती है। तो इस तरह के ज्वालामुखी जो है बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करते हैं और काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये टाइप्स हम देख चुके हैं। टाइप्स आपके सीधे सिलेबस में है मेंस में, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हर एक टाइप को आप आंसर में लिख के देखिएगा। अब जो 3 हमने किए वल्केनो तुल्य, लास्ट के जो 3 वॉल्केनोज हैं, वल्केनो तुल्य, प्लिनियन और पीलियन। ये है पीलियन, ये है प्लिनियन और ये है वल्केनो तुल्य। तो देखिए वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में जहां ज्वालामुखी के ठीक ऊपर ही फूल गोभी के आकार में ये गैसें फैल जाती है, वहीं प्लिनियन जो है वो इसके जैसा ही है, वल्केनो जैसा ही। सिर्फ फर्क क्या है कि प्लिनियन में बहुत ऊपर तक उठती हैं गैसें और फिर ऊपर उठ के फैलती हैं फूल गोभी के रूप में। तो दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें गैसें ज्यादा ऊपर तक जाती है, इसमें गैसें कम ऊपर तक जाती हैं। और पीलियन जो ज्वालामुखी है उसकी खास बात है ये ज्वल खंडाश्मी प्रवाह, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो जो बिगिन हो रहा है, ये जल खंडाश्मी पदार्थ जो नीचे की तरफ ढाल के सहारे, स्लोप के सहारे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये इसका की पॉइंट है। तो ये हो गए तीनों ज्वालामुखी में डिफरेंस। सारे के सारे ज्वालामुखी अगर एक साथ देखें इरप्शन वाले उद्गार पर आधारित, तो ये सारे ज्वालामुखी इसी एक डायग्राम में सम अप किए हुए हैं। इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर तक जा रहा है ये है प्लिनियन ज्वालामुखी, जिसमें प्लिनी नाम के स्कॉलर की मृत्यु हुई थी, जो समताप मंडल तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती हैं, जिसकी धूल और राख युक्त गैसें। ये है प्लिनियन। उसके बाद ये प्लिनियन का छोटा रूप जिसमें फूलगोभी के रूप में गैसें फैल रही है, ये है वल्केनो तुल्य, वल्केनो तुल्य। और ये वाला जो है ये पीलियन है, जिसमें जल खंडाश्मी पदार्थ का प्रवाह शुरू हो गया है, लावा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये प्लिनियन तुल्य है ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी के आधार पर जिसका नाम रखा गया था। और फिर उसके बाद यहाँ ये देखेंगे तो ये मध्यम विस्फोटकता वाला छोटा ज्वालामुखी का प्रकार है, स्ट्रोम्बोली तुल्य जिसको कहते हैं। मॉडरेट सा एक्सप्लोजन है इसमें, ये है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली तुल्य के बाद ये वाला जो ज्वालामुखी है ये हवाई तुल्य है, जिसमें सेंट्रल इरप्शन हो रहा है पर बेसिक लावा निकल रहा है, क्षारीय लावा। और ये क्षारीय लावा जब फैलता है तो बहुत मंद ढाल वाली स्थलाकृति बनती है या कोन बनता है, तो ये हवाई तुल्य। और ये दरार के माध्यम से, ये दरार दिख रही है आपको, दरार से लावा निकल रहा है और आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है, तो ये आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी है। तो ये हो गए इरप्शन के बेसिस पर सारे वोल्केनोस के टाइप। अब हम वोल्केनोस के टाइप कर चुके हैं। प्रकार करने के बाद हमें क्या देखना था, वितरण देखना है जो आपके मेंस के सिलेबस में है, और इफेक्ट्स या प्रभाव देखना है। तो अब हम वितरण की बात करेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। वैश्विक स्तर पर कहाँ ज्वालामुखी ज्यादा है और कहाँ कम है, उसी के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को ही हमें देखना है वर्ल्ड लेवल के। इंडिया लेवल में नहीं देखना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं। केवल इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे थोड़े बहुत वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अदरवाइज संपूर्ण जो मुख्य भूभाग है, मेनलैंड जो है इंडिया का, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को नहीं मिलते, इसलिए केवल वर्ल्ड लेवल पे आपको देखना है। वैश्विक स्तर पे जब ज्वालामुखी का वितरण देखा जाता है तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर वितरण बताया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर मतलब प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी पेटियां जो है विश्व की प्रमुख,
उनको दर्शाया जाता है वितरण के दौरान। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं तो हम बेल्ट्स बताते हैं, वॉल्केनिक बेल्ट्स, और वो वॉल्केनिक बेल्ट्स किस बेसिस पर होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिस पर। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब जहां जहां प्लेटों के किनारे हैं, बाउंड्रीज हैं, वहां वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होते हैं। उसमें से भी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री जहां ज्यादा है, अभिसारी प्लेट किनारे जहां ज्यादा है, वहां वैश्विक स्तर पर ज्यादा ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और भूकंप भी वहीं पर ज्यादा आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में या अपने नोट्स जो बना रहे हैं आप, उसमें आपको वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, और वर्ल्ड मैप बनाना आएगा तभी आप वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। तो अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर आता है ऐसा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फर्स्ट लाइन में तो आप लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर वैश्विक स्तर पे बताया जाता है ज्वालामुखी का वितरण। फिर आप छोटा मैप बनाएंगे वर्ल्ड का, ये कंपलसरी है, सबको बनाना आना चाहिए। जब आप नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं तो उत्तरी अमेरिका बनाते समय यहाँ पे आप इस तरह की 3 ऐसे लहरदार लाइनें बनाएंगे। उत्तरी अमेरिका का आगे वाला भाग थोड़ा नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ एक आप खाड़ी जैसी बनाएंगे। फिर उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा इस तरह से बनाना है, मैं मैप बनाना सिखा रही हूँ वर्ल्ड का आपको। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपको कर्व लेके आना है, यहाँ पर आपको ये फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है वो निकालना है, और यहाँ एक और पेनिनसुला निकालना है, और ये मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो ये नॉर्थ अमेरिका इस तरह से आपको बनाना है। नॉर्थ अमेरिका के ठीक नीचे आप बनाएंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका नीचे से काफी सकड़ा हो जाता है, तो ऐसे नैरो बनाना नीचे से। फिर उसके बाद यहाँ आप ग्रीनलैंड बना दीजिए। फिर इस तरफ आपको अब सबसे पहले बनाना है अफ्रीका। अफ्रीका को आपको साउथ अमेरिका से थोड़ा ऊंचा बनाना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और हॉर्न बनाना है, ये अफ्रीका का हॉर्न बनाना है। और उसके बाद ये अफ्रीका का मैप इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर ये यूरोप का हिस्सा, जब ये यूरोप बनाते हैं तो यूरोप का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अफ्रीका से टच करता हुआ बनाते हैं। फिर उसके बाद जब इटली बनाई जाती है तो इटली के लिए आप यहाँ पर डब्ल्यू लिखेंगे, इस तरह से, ये ऐसा होता है इटली का शेप। फिर इटली प्रायद्वीप या पेनिनसुला निकालने के बाद या बनाने के बाद आप थोड़ा आगे ग्रीस पेनिनसुला बनाएंगे। ग्रीक पेनिनसुला जो है वो बनाने के बाद यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप बनाएंगे। पर ये बनाते समय याद रखना है कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, और अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ लाल सागर है। तो आप लाल सागर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, एक नैरो सा पैसेज छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर फारस की खाड़ी बनाइए, गल्फ ऑफ पर्शिया। गल्फ ऑफ पर्शिया बनाने के बाद ईरान की थोड़ी सी जगह छोड़िए, पाकिस्तान की थोड़ी सी जगह छोड़िए, और आगे आकर काठियावाड़ प्रायद्वीप बनाते हुए इंडिया का मैप बनाइए। और इंडिया का मैप बनाने के बाद थोड़ी बांग्लादेश के लिए जगह छोड़िए, यहाँ म्यांमार बनाइए, और साउथ ईस्ट एशिया बना दीजिए, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये बनाया जाता है वर्ल्ड मैप में। उसके बाद यहाँ ये साउथ ईस्ट एशिया में नीचे यहाँ इंडोनेशिया है, ये बनाना है। और इसके नीचे यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना है इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया में उत्तर भाग में ऊपर वाला जो नदन पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें 2 पेनिनसुला है, एक छोटा है, 2 प्रायद्वीप है, एक छोटा प्रायद्वीप है, एक थोड़ा बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये छोटा वाला पेनिनसुला हो गया, ये थोड़ा बड़ा वाला पेनिनसुला हो गया। ये इस तरह से बनाना है ऑस्ट्रेलिया में। नीचे यहाँ पर ये पूरा एंटार्क्टिका वाला पार्ट है, नीचे वाला। और ऊपर अब क्या बनाना है, यहाँ यूरोप में आपको इस तरह से एक हिस्सा बनाना है। तो ये ऐसा बनाएंगे, ये पार्ट बनाने के बाद आगे आप उसको कंटिन्यू कीजिए और एशिया का उत्तरी भाग बनाइए। फिर आगे जाकर यहाँ पर एक पेनिनसुला जैसा बनता है प्रायद्वीप, जो कि साइबेरिया प्रायद्वीप है। फिर उसके बाद ये हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ जापान है। तो ये आपको वर्ल्ड मैप बनाना है। फिर यहाँ पर आपको बनाना है यूके वाला पार्ट, यहाँ आइसलैंड आ जाता है थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये आप वर्ल्ड मैप बनाने के बाद वर्ल्ड की जो मेजर बेल्ट्स हैं, पेटियां हैं, उनको ड्रॉ करेंगे। वर्ल्ड की जो मेजर बेल्ट्स हैं वो कैसे ड्रॉ करनी है एग्जाम में वो देखिए। अब हम कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, अभिसारी प्लेट किनारे और अपसारी प्लेट किनारे, 2 ही प्लेट किनारे बनाएंगे इस मैप में। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो केवल कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है, संरक्षित प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्भव नहीं होता है। तो अब जो आप कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज बनाएंगे, अभिसारी प्लेट किनारे, वो क्रॉस से बनाएंगे, इंडिकेट करेंगे अभिसारी प्लेट किनारे, पूरा लिखिएगा प्लेट किनारे, कन्वर्जिंग
प्लेट बाउंड्रीज, और डॉट से इस तरह के डॉट से हम बनाएंगे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज जिसको कहते हैं अपसारी प्लेट किनारे। तो अब देखिए कहाँ कहाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है। ये पैसिफिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, तो प्रशांत महासागर का जो किनारा है वहां पर पूरा आपको कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री बनानी है, अभिसारी प्लेट किनारे। थोड़ा सा यहाँ पर कैलिफोर्निया वाला छोटा सा हिस्सा छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर सैन एंड्रियास फॉल्ट है, कन्वर्जिंग संरक्षित प्लेट किनारे वाला थोड़ा सा हिस्सा है, ये छोड़कर और बाकी पार्ट में आपको अभिसारी प्लेट किनारे का सिंबल बनाना है। ये साउथ अमेरिका के भी वेस्टर्न साइड में आपको एक अभिसारी प्लेट किनारे बताने हैं, और ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री आपको यहाँ आगे एंटार्क्टिका तक लेके जानी है। तो ये पैसिफिक ओशन के किनारे पर जो अभिसारी प्लेट किनारा वो बनाया हमने। आधा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर आपको इस तरफ दिख रहा है, जापान और इसकी तरफ, तो यहाँ पे भी आप क्रॉस बनाएंगे क्योंकि जापान वाला एरिया भी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस बनाएंगे, यहाँ फिलीपींस है आगे, वो भी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर है। फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया वाला पार्ट जो है ये भी अभिसारी प्लेट किनारों पर है, क्योंकि यहाँ इंडियन प्लेट टकरा रही है बर्मा प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो टकरा रही, तो यहाँ पूरा आप कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री बनाएंगे। तो ये आपने बना दी अभिसारी प्लेट किनारे पैसिफिक ओशन के आसपास और इंडियन ओशन में। उसके बाद आगे जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक एक बेल्ट जाती है, यहाँ से प्लेट की बाउंड्री जाती है इंडियन प्लेट की, और फिर आगे होते हुए भूमध्य सागर तक होते हुए जाती है। पर जहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में अगर पानी नहीं होता, जैसे आपको दिख रहा है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में पानी नहीं है, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी उद्भव नहीं होते हैं। पर यहाँ भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ जल स्थित है। तो ये जो बेल्ट है यहाँ तक स्टॉप कर देनी है, फिर आधी बेल्ट यहाँ पे बनानी है आपको जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इस तरह से। तो ये आपने कन्वर्जिंग प्लेट बना दी वर्ल्ड की जितनी भी होती हैं अभिसारी प्लेट किनारे। अब हम बनाएंगे अपसारी प्लेट किनारे। जितने भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं वो मोस्टली हमें ओशनिक रीजन में देखने को मिलते हैं, और महासागरीय कटक वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलते हैं। जैसे ये आइसलैंड है, आइसलैंड से होते हुए ये मिड अटलांटिक रिज है, मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रिज, ये आगे तक अटलांटिक ओशन में आपको इसका विस्तार बताना है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको बनानी है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला जो हिस्सा है वो डाइवर्ज हो रहा है, उधर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी अपसारी प्लेट किनारे हैं, यहाँ पे भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं इस भी पर्टिकुलर एरिया में भी यहाँ तक। तो ये जितने भी डॉट्स बनाए हैं ये अपसारी प्लेट किनारे हैं। इन सबको ड्रॉ करने के बाद तो अब आपने दो तरह की प्लेट बाउंड्रीज बना दी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब इन सब के बाद ये जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट टूट रही है धीरे धीरे, और टूट रही है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अफ्रीकन प्लेट का एक पार्ट जो है वो है नूबियन प्लेट, और एक पार्ट सोमाली प्लेट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ एक क्रैक डेवलप हो रहा है अफ्रीकन प्लेट में, और ये क्रैक कहाँ से शुरू हो रहा है? ये इजराइल से ही शुरू हो रहा है। पूरा रेड सी, लाल सागर उस क्रैक के अंदर ही है, उस भ्रंश के अंदर ही है। तो यहाँ पर ये पूरा क्रैक है, तो ये अफ्रीकन प्लेट में ये क्रैक वाला एरिया पूरा, और ये जो अफ्रीकन प्लेट का क्रैक वाला एरिया है यहाँ पे भी कभी कभी ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। और इस क्षेत्र में जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उसी में है किलिमंजारो पर्वत। तो ये वाला जो बेल्ट है ये भी हम जब हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे ज्वालामुखी का तो उसमें हमें ये भी ड्रॉ करना है, और इसको आप अलग से कलर करके या अलग से कोई सिंबल दे के और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कुछ भी आप जब आप ड्रॉ करें एग्जाम में तो कुछ भी सिंबल देके उसको अलग से ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने जो लेबलिंग की है उसमें अभिसारी प्लेट किनारे इसको बनाया, इसको अपसारी, और वो जो अफ्रीका वाला बनाया है उसके लिए आप लिख सकते हैं पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। यहाँ पर इस भ्रंश घाटी क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली,
तो आपने वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीजें बनाई। इसके अलावा इन प्लेट के किनारों के अलावा ज्वालामुखी किसी प्लेट के आंतरिक भाग में बीच में कहीं पे भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल प्लेट की बाउंड्री पर ही आए। कुछ एक ज्वालामुखी वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो प्लेट के बीच वाले किसी भी पार्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे रैंडमली एकाकी रूप से या इंडिविजुअली जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनको कहते हैं हॉटस्पॉट्स। और वो हॉटस्पॉट्स हमें पैसिफिक ओशन में एक तो हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। तो हॉटस्पॉट्स को हम सिंबल दे देते हैं इस तरह का, जलेबी नुमा। तो ये हॉटस्पॉट एक तो पैसिफिक ओशन में, इसी तरह के हॉटस्पॉट हमें यहाँ इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं, रीयूनियन आइलैंड और उसके आसपास। तो ये दो मेजर हॉटस्पॉट्स आपने ड्रॉ कर लिए। तो जब भी वर्ल्ड मैप बनाए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये मैप आपको बनाना है, हॉटस्पॉट्स या तप्त स्थल, ज्वालामुखी तप्त स्थल। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये मैप बनेगा। तो ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण जो है वो विभिन्न ज्वालामुखी पेटियों के आधार पर दर्शाया जाता है। और ये पेटियां जो हैं ये प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर दर्शाई जाती हैं। ये लेबलिंग करने के बाद अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की कुछ प्रमुख पेटियां हैं, बेल्ट्स हैं, जिसमें एक प्रमुख बेल्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट या फिर इसको कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जो प्रशांत महासागर के किनारों पर है। वो कहाँ से शुरू होती है? यहाँ एंटार्क्टिका से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाती है फिलीपींस वाले पार्ट तक। और फिर उसके बाद दूसरी जो मेजर बेल्ट है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में यहाँ हम किसकी बात करें? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट वाला पार्ट, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट वाला हिस्सा, जहाँ पे ये नारकोंडम, बैरन, इंडोनेशिया के जो वॉल्केनोज है वो इरप्ट हो रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा और एक यहाँ पर अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट जहाँ टकरा रही है वहां पर। तो ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, इन दोनों के कन्वर्जेंस वाला जो रीजन है वहां पे भी ज्वालामुखी उद्भव हो रहे हैं। तो इस बेल्ट को यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो बेल्ट है ये वाला हिस्सा फिलीपींस के आसपास वाला, तो इंडोनेशिया से लेकर यहाँ तक ये बेल्ट जो है, इस बेल्ट को कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस महाद्वीपीय पेटी में बीच में कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता। जहां केवल लैंड है, पानी नहीं है, वहां थोड़ा सा वॉल्केनिक इरप्शन रुक जाता है। अदरवाइज ये बेल्ट हमें इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में और भूमध्य सागर में देखने को मिलती है। तो दूसरी जो बेल्ट है उसका नाम है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में है। तीसरी बेल्ट है मिड ओशनिक बेल्ट, मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी आपको महासागरों में अब सारी प्लेट किनारों पर देखने को मिल रही है। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जितने भी हैं ओशनिक रीजन में वो आते हैं मिड ओशनिक बेल्ट में। चौथी बेल्ट है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाली, जो अफ्रीका में है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये भी वॉल्केनो का एक रीजन है। और लास्ट जो पांचवा क्षेत्र है ज्वालामुखी का वो है ज्वालामुखी तप्त स्थल, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स। तो ये 5 हमें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। मैप ये बनेगा, मैप की लेबलिंग ये सब होगी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट और हॉटस्पॉट्स। तो होपफुली मैप बनाना सबको आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा क्या करना है और कैसे बेल्ट्स को समझाना है। अब ये जो 5 बेल्ट्स हमने लिखी है वॉल्केनो की, इन 5 बेल्ट्स को हम एक एक करके समझेंगे और लिखेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहली बेल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सर्कम पैसिफिक बेल्ट की बात करनी है, जो प्रशांत महासागर के किनारों पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर तो पैसिफिक ओशन हमें एक साथ नहीं दिख रहा है। पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है और फिर पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो वैसे तो लॉन्ग आंसर आता है तब एक ही आपको वर्ल्ड मैप बनाना है, बार बार वर्ल्ड मैप नहीं बनाना है। जो इससे पहले बनाया था वही एक सिंगल मैप जो है वो काफी होगा। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली 5 नंबर में पूछा जाए पैसिफिक बेल्ट बताइए या सर्कम पैसिफिक बेल्ट बताइए, प्रशांत महासागरीय पेटी या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बताइए, तो फिर आप पूरे पैसिफिक ओशन को एक साथ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल हम सबसे पहली बेल्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक बेल्ट कहते हैं इसको।
परिप्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। अब ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के किनारों पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में हमें ये बेल्ट देखने को मिलती है। और ये बेल्ट आगे तक जाती है एंटार्क्टिका तक। इसमें मैप में शो नहीं हो रखा एंटार्क्टिका, पर ये एंटार्क्टिका तक जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, तो प्रशांत महासागर के वेस्टर्न साइड में साइबेरिया के पास से होते हुए, ये जापान से होते हुए और यहाँ फिलीपींस तक, ये फिलीपींस वाला एरिया, यहाँ तक आपको ये पैसिफिक बेल्ट देखने को मिलती है। एक घोड़े के नाल की आकृति की, ऑलमोस्ट सेमी सर्कल शेप्ड की आपको ये बेल्ट देखने को मिलती है। और आपको अगर मैप बनाना होगा तो आप मैप किस तरह से बनाएंगे? उसमें नॉर्थ अमेरिका इस साइड बनाएंगे, उत्तरी अमेरिका इस साइड, दक्षिण अमेरिका भी इस साइड बनाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा एंटार्क्टिका का पार्ट बनाएंगे, उसको लेबल भी कर सकते हैं। इस साइड आप बनाएंगे साइबेरिया, और साइबेरिया के अलावा आगे यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया, फिर यहाँ पे आगे तो इंडिया आ ही जाता है, ये सब है ही, और यहाँ इंडोनेशिया वाले पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसमें आपको पैसिफिक ओशन पूरा एक साथ दिख रहा है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। और इस प्रशांत महासागर के किनारे पर ये जापान, फिलीपींस, ये वाला नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, ये पूरा का पूरा अभिसारी प्लेट किनारे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित जो ज्वालामुखी पेटी है उसे परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। और ये जो पेटी है ये अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर है। और आपको पता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर या अभिसारी प्लेट किनारों पर जो ज्वालामुखी उद्भव होते हैं उनकी विस्फोटकता काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ इस बेल्ट में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। विश्व के सबसे विस्फोटक और विस्फोटक ज्वालामुखी आपको इसी पेटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसी बेल्ट में आपको बहुत सारे वॉल्केनोज ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। हालांकि कुछ सुषुप्त भी हो चुके हैं, पर ज्यादातर विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी आपको इस पेटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पेटी जो है ये अभी भी कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर अभिसरण हो रहा है वर्तमान काल में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बेल्ट है। विश्व के, वर्ल्ड के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनका 2/3 ज्वालामुखी इसी पेटी क्षेत्र में है। वर्ल्ड के 2/3 वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो इसी बेल्ट में होते हैं। इनफैक्ट 2/3 से भी ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन इसी बेल्ट में होते हैं। और क्योंकि इस बेल्ट में पैसिफिक ओशन के किनारों पर ये जो बेल्ट है इसमें बहुत ज्यादा ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो प्रशांत महासागर के किनारे पर घोड़े के नाल की आकृति की जो ये पेटी है इसको कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। इसे प्रशांत महासागरीय अग्नि वलय भी कहते हैं। अग्नि वलय, वलय मतलब रिंग। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें आपको मैप भी बनाना है। और रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के 2/3 से भी ज्यादा ज्वालामुखी उद्भव यहीं पर होते हैं, अभिसारी प्लेट किनारे, इसके कारण विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव यहाँ पर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से वॉल्केनो सम्मिलित हैं? तो ये जो बेल्ट है पैसिफिक ओशन वाली, ये शुरू हो जाती है एंटार्क्टिका से, एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका वाला जो भाग है यहाँ पर इस मैप में तो नहीं दिख रहा, पर एंटार्क्टिका का एक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है एरबस। और एरबस ज्वालामुखी से ये शुरू हो जाती है बेल्ट, फिर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट से होते हुए जाती है, जिसमें साउथ अमेरिका के कई सारी ज्वालामुखी चोटियां हैं, जैसे अकोनकागुआ, अकोनकागुआ इसी में आती है, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, ये सब साउथ अमेरिका की वॉल्केनिक रीजन है। चिम्बराजो ये ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका के। तो एंटार्क्टिका के एरबस ज्वालामुखी पर्वत से होते हुए ये पेटी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में अकोनकागुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो जैसी ज्वालामुखी जो पर्वत हैं वो इसमें सम्मिलित है। फिर उत्तरी अमेरिका के हुड, रेनियर, शास्ता,
ये सारे ज्वालामुखी इसी बेल्ट में आते हैं। फिर उसके बाद ये बेल्ट आगे चल के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से होते हुए आगे चली जाती है जापान की तरफ। जापान की तरफ ये जब उड़ती है तो जापान का फ्यूजी पर्वत भी इसी बेल्ट में आता है। फिर फिलीपींस तक चली जाती है ये पेटी, और फिलीपींस का माउंट ताल नाम का ज्वालामुखी इसी बेल्ट का हिस्सा है। और आगे चलकर ये बेल्ट, ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मध्य महासागरीय महाद्वीपीय पेटी, जिसमें ये इंडिया के नारकोंडम, बैरन, ये सब द्वीप आते हैं, उसमें जाकर ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी अंटार्कटिका के एरबस ज्वालामुखी पर्वत से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान, फिलीपींस से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में जाकर मिल जाती है। और इस पेटी क्षेत्र में विश्व के 2/3 से भी ज्यादा ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और काफी विस्फोटक होते हैं, और इसीलिए इसको प्रशांत महासागरीय अग्निवलय कहा जाता है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए इस वाले मैप में आपको पैसिफिक ओशन पूरा एक साथ दिख रहा है। तो जब प्रशांत महासागर बनाना हो तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका इस साइड बनाएंगे, एशिया इस साइड बनाएंगे, और ये पूरी जो बेल्ट आपको दिख रही है ये प्रशांत महासागरीय अग्निवलय वाली बेल्ट है। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मैप इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। अब देखिए प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं। तो देखिए विश्व के 2/3 से भी अधिक ज्वालामुखी केवल इसी बेल्ट में सम्मिलित हैं, और ये बेल्ट जो है शुरू हो जाती है अंटार्कटिका के एरबस पर्वत से, ज्वालामुखी पर्वत जो है वहां से शुरू होकर एंडीज, रॉकी माउंटेन से होते हुए अलास्का से मुड़कर, और फिर ये दक्षिण पूर्वी तटीय भागों, दक्षिण पूर्वी मतलब एशिया का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है वहां तक पहुंच जाती है, और फिलीपींस के आसपास जाके मध्य महाद्वीपीय पेटी में जाकर मिल जाती है। इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी या कौन कौन सी प्लेट सम्मिलित है, पहले तो पैसिफिक ओशन प्लेट इसमें सम्मिलित है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट इसमें, फिलीपींस प्लेट इसमें है, और ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है, इसलिए काफी विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव है। और यह अत्यधिक सक्रिय है पेटी, इसीलिए इसको कहते हैं प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसी बेल्ट में भूकंप भी ज्यादा आते हैं, इस बेल्ट में सुनामी भी ज्यादा आती है, क्योंकि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं। और इस बेल्ट के वॉल्केनोस तो आपको लिखने ही है डेफिनेटली, फिलीपींस का माउंट ताल, शास्ता, रेनियर, ये उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो आदि, ये सब एग्जाम्पल्स लिखने। ये फर्स्ट मेजर बेल्ट है वॉल्केनो की। अब सेकेंड बेल्ट की बात करते हैं। दूसरी जो प्रमुख पेटी है ज्वालामुखी की, उसे कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हिंदी में से कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसमें लगभग विश्व के 20% के आसपास या उससे थोड़े कम ज्यादा ज्वालामुखी उद्भव इसी बेल्ट में होते हैं। अब ये बेल्ट है कहाँ पर, तो ये बेल्ट शुरू हो जाती है यहाँ इंडोनेशिया वाले पार्ट से, और यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां से होते हुए फिर आगे ये जहाँ लैंड रीजन है वहां पर नहीं है थोड़ा ये, फिर उसके बाद यहाँ आगे भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में ये वापस से शुरू हो जाती है। थोड़ा बहुत आपको कैस्पियन सागर के आसपास भी कुछ कैस्पियन सागर क्या काला सागर के आसपास भी कुछ ज्वालामुखी उद्भव थोड़े बहुत दिखेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पे भी पानी है इस कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बीच में, वहां पर आपको ज्वालामुखी उद्भव देखने को मिलेंगे। तो ये इस बेल्ट का डिस्क्रिप्शन है कहाँ से कहाँ तक है। अब ये जो बेल्ट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में है, जिनमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस जब होता है, ये हम पहले कर चुके हैं, जब भी दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है तब ज्वालामुखी उद्भव तभी होता है जब दोनों प्लेटों के बीच में जल स्थित हो। इसलिए भारत के उत्तरी भाग में कोई ज्वालामुखी उद्भव आपको नहीं दिखता है। यहाँ कैस्पियन सागर ये है और काला सागर है यहाँ पर, और भूमध्य सागर है। इस एरिया में फिर भी थोड़े बहुत ज्वालामुखी उद्भव हो जाते हैं, और बंगाल की खाड़ी में इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे भी पानी है। अब इस बेल्ट में मेनली सम्मिलित है ज्वालामुखी, एक तो हिंद महासागर के, या आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के, या भारत वाले बे ऑफ बंगाल वाले, और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी इसमें सम्मिलित है, और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इसमें सम्मिलित है।
और अगर हम भारत के ज्वालामुखी देखें, बंगाल की खाड़ी वाले उदाहरण में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? बैरन द्वीप भारत का, नारकोंडम द्वीप भारत का, और उसके साथ साथ मेडिटेरेनियन सी के जो ज्वालामुखी हैं उन सब के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। भूमध्य सागर में जो इटली के काफी सारे द्वीप हैं उन पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, ये सारे वॉल्केनोज इसी बेल्ट रीजन में है। तो ये पेटी जो है इसमें यही बेसिक डिस्क्रिप्शन है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है और भूमध्य सागर और हिंद महासागर और इंडोनेशिया वाले पार्ट के मेनली जो वॉल्केनोज हैं वो इस बेल्ट में सम्मिलित हैं। तो ये हो गई मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो देखिए यह पेटी अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और एक छोटी प्लेट है बर्मा प्लेट, इन सब के बीच में है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में है ये, और अभिसारी प्लेट किनारे, इसलिए बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं इसमें। और इस पेटी में पाए जाने वाले जो प्रमुख ज्वालामुखी चोटियां हैं वो स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हो गई मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब तीसरी जो बेल्ट है उसकी बात करते हैं। तीसरी बेल्ट है मिड ओशनिक बेल्ट, मध्य महासागरीय पेटी। ये मध्य महासागरीय पेटी कहाँ है, क्या है? तो नाम से पता चल रहा है महासागरों में स्थित है, पर महासागरों में कौन से प्लेट किनारों पर? तो ये अपसारी प्लेट किनारों पर महासागरों में जो ज्वालामुखी उद्भव होते हैं वहां पर है ये बेल्ट। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज जो है वहां पर है। और आपको ये भी पता है कि अपसारी प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक। तो ये कम विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं इस बेल्ट में और मेनली ओशनिक रीजन में है, और वो भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर। तो अब देखिए कहाँ है ये आइसलैंड वाला पार्ट दिख रहा है आपको। यहाँ आइसलैंड से मिड अटलांटिक रिज वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो इसी बेल्ट का हिस्सा है, मध्य अटलांटिक कटक वाला पार्ट। तो ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप। उसके बाद एंटार्क्टिका का जो नदर्न पार्ट है वहां पर भी डाइवर्जिंग अपसारी प्लेट किनारे। फिर उसके बाद यहाँ इंडियन ओशन में भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, अपसारी प्लेट किनारे, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में इस तरफ थोड़ा सा ईस्ट में भी। तो ये जो पूरी बेल्ट है, ये बेल्ट जो है ये मिड ओशनिक रीजन में है, महासागर के मध्य भाग में अपसारी प्लेट किनारों पर है। इसमें जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके उदाहरण अगर देखें, मोस्टली आपको या तो कटक रिज मिलेगी ओशन में, या फिर कोई ओशनिक रीजन में आपको द्वीप मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, वॉल्केनिक आइलैंड। और ज्वालामुखी जो द्वीप यहाँ पाए जाते हैं उसमें सम्मिलित है आइसलैंड द्वीप, और उसके अलावा यहाँ सेंट हेलेना नाम का द्वीप है इस अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग में, सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना और आइसलैंड नाम के जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ये इसी वॉल्केनिक बेल्ट के मेजर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। और इस बेल्ट में काफी कम होते हैं ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, पर उनकी विस्फोटकता थोड़ी कम होती है, एक्सप्लोसिवनेस कम होती है। अब सेंट हेलेना जो यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप है या आइलैंड है, इसके नाम से मिलता जुलता एक नाम है यहाँ वॉशिंगटन में, सेंट हेलन। सेंट हेलन, तो सेंट हेलन अगर आए तो सेंट हेलन वॉशिंगटन का, यूएसए के वॉशिंगटन राज्य का एक प्रमुख ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। पर जब सेंट हेलेना की बात करते हैं तो हेलेना नाम का एक द्वीप है, एक आइलैंड है जो अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं पे प्री वगैरह में वैसे नहीं आता ये, पर फिर भी कहीं कुछ आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेलन जो है, सेंट हेलन, ये वॉशिंगटन में है, और सेंट हेलेना नाम का आइलैंड सदर्न अटलांटिक ओशन में है। तो ये आइसलैंड और सेंट हेलेना ये इस बेल्ट के दो मेजर एग्जांपल्स हो गए। तो ये है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर कम विस्फोटक वाली जो बेल्ट है पेटी ज्वालामुखी की, वो। यह पेटी महासागरीय क्षेत्र में उन स्थानों पर पाई जाती है जहां अपसारी प्लेट किनारे हैं, जहां डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, और यहाँ मध्यम या कम विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। और इस तरह का जब इरप्शन होता है तो उससे क्या बनती है? कटक बनती है, रिज बनती है ओशनिक रीजन में, या फिर कई जगह रिज का कुछ ऊपरी हिस्सा अगर पानी के ऊपर निकल जाता है, जल स्तर के ऊपर होता है, तो उससे क्या बन जाते हैं? वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं या द्वीप बनते हैं। द्वीपों के उदाहरण में आइसलैंड और सेंट हेलेना, ये दो आइलैंड्स हैं अटलांटिक ओशन में जो एग्जाम्पल है। अब जो है चौथा, तीन बेल्ट्स तो हमने देख ली। अब चौथा प्रमुख जो ज्वालामुखीय क्षेत्र है
वो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, अफ्रीकी भ्रंश घाटी। अब ये भ्रंश घाटी जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। अफ्रीकन प्लेट टूट रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अफ्रीकन प्लेट का ये ऊपरी भाग जो है ये है नूबियन प्लेट, और ये वाला जो हिस्सा है ये इतना पार्ट ये है सोमाली प्लेट। सोमाली प्लेट, तो ऊपर वाली नूबियन और नीचे वाली सोमाली। नूबियन और सोमाली प्लेट के बीच में दरार बन रही है, और यहाँ पर ये दरार जो है उसी दरार के अंदर लाल सागर है, और ये दरार आगे तक इजराइल तक जाती है। और आपने जो एक डेड सी मृत सागर का नाम सुना होगा झील का, वो मृत सागर झील भी इसी भ्रंश घाटी का पार्ट है, इसी रिफ्ट वैली में। और अफ्रीका की कई सारी झीलें जो है वो इस भ्रंश घाटी में देखने को मिलती हैं। तो ये जो पूरा अरब प्रायद्वीप से शुरू होकर मेडागास्कर द्वीप के आसपास या अफ्रीका के मोजाम्बिक नाम का जो राज्य देश है वहां तक विस्तृत है ये वाली ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये आप मैप में एटलस में देखिएगा, लाल रंग की लाइनों से आपको क्लियर नजर आएगी। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में नूबियन तथा सोमाली प्लेट के रूप में अफ्रीकन प्लेट का विभाजन हो रहा है। यहाँ एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। इस भ्रंश घाटी क्षेत्र में कई बार ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। हालांकि काफी हद तक इस पेटी क्षेत्र में जो ज्वालामुखी उद्भव हुए हैं उनमें से कई वॉल्केनोज अब डेड हो चुके हैं, जैसे कि किलिमंजारो जो वॉल्केनो है वो डेड हो चुका है। तो यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी में सबसे प्रमुख ज्वालामुखी आता है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो। और इस पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र में जहां पर ज्वालामुखी शांत हो चुके हैं, वहां जो गर्ते हैं, डिप्रेशन जो है उनमें पानी भर चुका है, और कई सारी अफ्रीका की झीलें जो हैं वो इस ईस्ट रिफ्ट पूर्वी भ्रंश घाटी में देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये लाल सागर भी इसी भ्रंश घाटी में। तो किलिमंजारो वाला एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखना है। ये बहुत छोटी बेल्ट है, वॉल्केनिक बेल्ट है, ज्यादा बड़े ज्वालामुखी उद्भव यहाँ पे नहीं होते हैं, बट किलिमंजारो वाले याद रखना है आपको एग्जाम्पल। तो देखिए यह मेखला उत्तर में इजराइल से, दक्षिण में लाल सागर से होते हुए, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी से होते हुए मेडागास्कर तक जाता है। मतलब बेसिकली मोजाम्बिक जो देश है अफ्रीका का वहां तक जाता है, उसके आगे पास में ही मेडागास्कर आइलैंड है। और इस भ्रंश घाटी वाले क्षेत्र के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उसमें सबसे प्रमुख है किलिमंजारो। इसके अलावा तिबेस्ती, एल्गोन, इस तरह के भी वॉल्केनिक पीक्स या वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ इस बेल्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट जो वॉल्केनो का पार्ट है या वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आता है हॉटस्पॉट। ज्वालामुखी तप्त स्थल या वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। ज्वालामुखी तप्त स्थल, हॉटस्पॉट भी लिख सकते हैं आप। ज्वालामुखी तप्त स्थल वो ज्वालामुखी होते हैं जो किसी प्लेट के किनारे पर ना आए, ना अभिसारी प्लेट किनारा ना अपसारी प्लेट किनारा, प्लेट के किसी मध्य भाग में, प्लेट के किसी सेंट्रल पार्ट में जब ज्वालामुखी उद्भव होता है तो उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन में यहाँ जो हवाईयन आइलैंड है वो एक हॉटस्पॉट है, जो कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है फिर भी यहाँ ज्वालामुखी उद्भव होता है। और एक यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड वगैरह जो है इंडियन ओशन में, वो भी हॉटस्पॉट है। तो विश्व में एकाकी रूप से इंडिविजुअली सेपरेटली कई ज्वालामुखी उद्भव होते हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स। अब ये हॉटस्पॉट्स में ज्वालामुखी उद्भव होता क्यों है? वो इस वजह से होता है कि जैसे मान लीजिए ये सतह है, सरफेस है। आपको पता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे है मेंटल, और मेंटल के नीचे है आगे की तरफ दूसरी लेयर्स जो है अर्थ की, वो है। तो अगर हम देखें इस सरफेस के पार्ट को, तो इसमें जो मेंटल वाला हिस्सा है, ये मेंटल है मान लीजिए, कई बार मेंटल वाले हिस्से में गर्म मैग्मा ऊपर की तरफ उफान के साथ आता है। दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फेयर आप जानते हैं मेंटल में ही है। तो एस्थेनोस्फेयर में कहीं पे भी जब ज्यादा मैग्मा इकट्ठा हो जाता है काफी और बहुत गर्म होता है वो मैग्मा, तो वो गर्म मैग्मा ऊपर की तरफ आता है उठते हुए, उबलते हुए। और इस तरह से ऊपर की तरफ जब ये मैग्मा उठता है तो मेंटल वाली परत से ऊपर उठ के और ऐसे सतह के नीचे काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और समुद्र में, महासागरीय क्षेत्र में जहां पे क्रस्ट पतली होती है,
आपको पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी होती है, ओशनिक क्रस्ट काफी पतली होती है। तो पतली ओशनिक क्रस्ट को, महासागरीय जो क्रस्ट है उसको तोड़ते हुए ये गर्म मैग्मा बाहर निकलता है और उससे प्लेट के किसी मध्य भाग में सेंट्रल पार्ट में ज्वालामुखी उद्भव होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ऐसे जो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं उनका कारण क्या है? मेंटल वाले एरिया से गर्म मैग्मा का ऊपर उठना वो एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये हॉटस्पॉट्स बनते हैं। और ये जो मेंटल वाली परत में ऊपर मैग्मा उठता है, इसे एक परिभाषा दी गई है, इसे एक नाम दिया गया है, मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम। तो ज्वालामुखी उद्भव ये हॉटस्पॉट्स जो है वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स, इनके निर्माण का प्रमुख कारण है मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम का मतलब है मेंटल वाली परत से गर्म मैग्मा का ऊपर उठना। और ये गर्म मैग्मा जब ऊपर उठता है तो ये अक्सर कौन सी प्लेट के या कौन से पार्ट को सतह के भेदते हुए बाहर निकलता है? ओशनिक क्रस्ट को, महासागरीय क्रस्ट को, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, उसको भेदते हुए ये बाहर निकलता है। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो काफी मोटी होती है। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि काफी मोटी है, और ऐसी मोटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़ना इसके लिए संभव नहीं होता। जो पतली सी ओशनिक क्रस्ट होती है, महासागरीय क्रस्ट, उसको ये तोड़कर बाहर निकलते हैं। और अक्सर जब वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स बनते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है जो ऊंचा है, जिसकी क्रस्ट मोटी है, ये ओशन है जिसकी क्रस्ट पतली है, और ये नीचे का अर्थ का पार्ट है। ये ओशनिक क्रस्ट है जो बिल्कुल पतली है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो मोटी है, और नीचे मेंटल वाला पार्ट है यहाँ पर। अब मेंटल वाले हिस्से से जब ये ऊपर उठा मैग्मा, तो ये मोस्टली या ज्यादातर केवल ओशनिक रीजन से ही बाहर निकल पाता है। और ओशनिक रीजन में जब ज्वालामुखी उद्भव होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो लावा निकलता है वो लावा जमता जाता है, जमता जाता है। उसके जमने से ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जैसा बनता है महासागर में। और जब ये ज्वालामुखी पर्वत काफी ऊंचा हो जाता है तो कई बार इस ज्वालामुखी पर्वत का कुछ भाग आपको पानी के ऊपर भी दिखता है, और जो पार्ट आपको पानी के ऊपर दिखता है वो आपको द्वीपों के रूप में नजर आता है। तो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो हैं उनकी वजह से महासागरों में कई जगह द्वीप बने हुए, आइलैंड्स बने हुए कई सारे। और इस तरह के आइलैंड का उदाहरण है प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप, हवाईन आइलैंड। तो कुल मिला के हॉटस्पॉट्स किसी प्लेट बाउंड्री पर नहीं आते, प्लेट के किसी भी बीच वाले किसी भी हिस्से में आ जाएंगे, और मेनली ओशन में आते हैं, महासागर में। और हॉटस्पॉट बनने का कारण क्या है? मेंटल प्लूम, मैग्मा का ऊपर उठना, गर्म मैग्मा का ऊपर उठना मेंटल वाली लेयर में से। और जब ये ऊपर उठ के और बाहर निकलता है तो इस लावा के जमने से ज्वालामुखी पर्वत जैसे बनते हैं महासागर के अंदर, ओशन में। जब ये पर्वत बाहर की तरफ वाटर लेवल से ऊपर हो जाते हैं तो हमें द्वीपों के रूप में नजर आते हैं, आइलैंड्स के रूप में नजर आते हैं, जैसे हवाईन आइलैंड, हवाई द्वीप समूह। हवाईन आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हवाई द्वीप समूह में। और अभी जो कुछ एक आइलैंड्स ऐसे हैं जो अभी हॉटस्पॉट के ऊपर हैं, मतलब कुछ एक ज्वालामुखी पर्वत ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट के ऊपर है, वहां बार बार इरप्शंस होते रहते हैं, और लगातार उद्गार की वजह से वहां की जो पर्वत है वो ऊंचे उठते जा रहे हैं। तो हवाईन जो आइलैंड ग्रुप है वो यूएस गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि हवाई द्वीप समूह में एक आइलैंड भविष्य में और बनने वाला है जल्द ही, और वो आइलैंड पानी से ऊपर आया भी नहीं है, उससे पहले उसका नामकरण हो चुका है। तो हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रेगुलर इरप्शंस होते रहते हैं, क्योंकि वहां नीचे मैग्मा बहुत गर्म है, बार बार उद्गार होता रहता है, इसीलिए उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। अब जो हॉटस्पॉट है मेंटल वाले, तो ये मेंटल वाली जो परत है ये तो मूव नहीं करती, गति नहीं करती, पर आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट जो है, ये जो भी ऊपर वाला भाग है, क्रस्ट वाला पार्ट, ये मूव करता है, क्योंकि ये प्लेटें हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और ओशनिक प्लेट्स हैं। तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या होगा? मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इस तरफ जा रही है, ये ओशनिक प्लेट भी इस तरफ जा रही है इन केस, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद ये जो पृथ्वी का हिस्सा है जहां पे ज्वालामुखी उद्भव हो रहा है, ये हिस्सा आगे चला जाएगा, और जब ये हिस्सा आगे चले जाएगा तो ये पीछे वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये आ जाएगा हॉटस्पॉट के ऊपर, और जब ये हिस्सा हॉटस्पॉट के ऊपर यहाँ आ जाएगा तब यहाँ पे बन जाएगा एक ज्वालामुखी पर्वत। तो प्लेट जो है वो आगे खिसकती जाती है, पर हॉटस्पॉट एक जगह ही स्थिर रहता है।
और हॉटस्पॉट जहां जिस हिस्से में स्थिर रहता है मेंटल में, जहां पे मैग्मा उठ रहा है ऊपर, उसके ऊपर से जब प्लेट गुजरती है तो पहले ज्वालामुखी उद्भव मान लीजिए प्लेट में यहाँ हो रहा था इस भाग में, कुछ समय बाद प्लेट थोड़ा आगे खिसक गई और प्लेट जब आगे खिसकी तो ज्वालामुखी उद्भव आगे होने लगा, प्लेट में जो भी प्लेट का हिस्सा हॉटस्पॉट के ऊपर आया वहां होने लगा। कुछ समय बाद प्लेट और आगे चलेगी तो अब ज्वालामुखी उद्भव और जहां पे भी प्लेट का वो भाग है, जो भी पार्ट गुजर रहा है वहां पे हो गया। तो ऐसे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के ऊपर से जब प्लेट गुजरती है तो उसपे ज्वालामुखी द्वीप बनते जाते हैं। मतलब एक आइलैंड बना, वो आगे खिसक गया, फिर दूसरा आइलैंड बना, फिर आगे खिसक गया, या ज्वालामुखी पर्वत बना फिर आगे खिसक गया। तो ऐसे धीरे धीरे प्लेट गति करती रहती है। तो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो होते हैं, ज्वालामुखी तप्त स्थल, वो कहीं ना कहीं प्लेट के मूवमेंट का साक्ष्य देते हैं, एविडेंस देते हैं कि प्लेट गति कर रही है। क्योंकि एविडेंस कैसे मिलता है कि हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने वाली जो प्लेट है उसमें जगह जगह आपको ज्वालामुखी द्वीप या ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। हॉटस्पॉट के ऊपर या हॉटस्पॉट्स के ठीक ऊपर जो भाग है वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां पर बार बार इरप्शंस होते रहते हैं, जो हॉटस्पॉट के ऊपर है पार्ट। और उससे आगे जो निकल चुके हैं हॉटस्पॉट को छोड़कर, उन पार्ट्स में आपको डेड वॉल्केनोज मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मृत ज्वालामुखी मिलेगा, यहाँ पर सुषुप्त मिलेगा, और हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। तो जहां पे भी हॉटस्पॉट है वहां द्वीपों की एक लाइन जैसी देखने को मिलती है, कंटिन्यूस आपको बेल्ट देखने को मिलती है आइलैंड्स की। और ये आइलैंड्स की बेल्ट जो है ये इंडिकेट करती है कि किस डायरेक्शन में प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। जिस दिशा में हमें मृत ज्वालामुखी दिखते हैं उसी दिशा में प्लेट गति कर रही होती है। तो ये हॉटस्पॉट का और प्लेट का रिलेशन समझ में आया होगा। खैर सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर हॉटस्पॉट का ये है कि किसी प्लेट किनारे पर ज्वालामुखी उद्भव होने की जगह प्लेट के सेंट्रल पार्ट में, मध्य भाग में ज्वालामुखी उद्भव होना। और इसके उदाहरण है हवाइन द्वीप प्रशांत महासागर में, और रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में। रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में। तो ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं। तो हॉटस्पॉट्स होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हॉटस्पॉट्स की डेफिनेशन। उक्त जो हमने मेखला की या बेल्ट्स की, मेखला बेल्ट को या पेटी को ही मेखला कहते हैं। ऊपर जो बेल्ट्स देखिए उसके अलावा एकाकी रूप से इंडिविजुअली या सिंगुलर फॉर्म में या सेपरेटली जहां पे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। ये प्लेट के किनारे पर ना स्थित होने के बजाय किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, और ये मेंटल प्लूम के कारण होते हैं। मेंटल प्लूम की वजह से हॉटस्पॉट्स बनते हैं, और इन्हें ज्वालामुखी तप्त स्थल या हॉटस्पॉट भी कहते हैं, जिसमें गर्म मैग्मा ऊपर उठता है मेंटल वाली लेयर में। एग्जाम्पल्स प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और हिंद महासागर में रीयूनियन आइलैंड, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हॉटस्पॉट का सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दोनों विरोधाभासी हैं या दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली थ्योरीज हैं। जहां प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि प्लेट बाउंड्रीज पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वहीं हॉटस्पॉट जो है वो उस बाउंड्री प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन को तो होता ही है, प्लस प्लेट्स की डायरेक्शन को और मूवमेंट का एविडेंस देते हैं हॉटस्पॉट्स। मतलब तप्त स्थल जो है वो साक्ष्य देते हैं कि प्लेटें निरंतर गति कर रही हैं। तो दोनों विरोधाभासी नहीं है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली थ्योरीज हैं। तो अब देखिए ये वापस से वॉल्केनिक बेल्ट्स एक साथ सारी देख लेते हैं। तो ये तो पैसिफिक ओशन के किनारे पर प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी है। बाकी जो है ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है, अब सारी प्लेट किनारों पर जो ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, और कुछ एक हॉटस्पॉट्स, जैसे यहाँ लिखा है ये हवाईन हॉटस्पॉट। इसी तरह से इंडियन ओशन में भी हॉटस्पॉट है, वो इसमें आप में नहीं दिखा रखा, रीयूनियन आइलैंड वाला। तो ये मेजर बेल्ट्स हैं वॉल्केनो वाली। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रभाव हमें देखने हैं, इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनो। तो वॉल्केनो वैसे तो एक डिजास्टर है, एक आपदा है, इसकी वजह से नुकसान ही होते हैं मोस्टली, पर कुछ एक इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। तो वॉल्केनो के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हम इफेक्ट्स देखेंगे। पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सकारात्मक प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दाब बना होता है उसको निकालता है बाहर। जैसे कि कुकर होता है, कुकर में सीटी क्या काम करती है, कुकर के प्रेशर को रिलीज करती है। सीटी बजती है तो कुकर में से प्रेशर रिलीज होता है। अगर किसी वजह से सीटी बजना बंद हो जाए, कुकर खराब हो जाए, सीटी खराब हो जाए, ना बजे, तो क्या होता है, कुकर फट सकता है।
उसी तरह से पृथ्वी जो है उसके अंदर भी काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को बाहर निकालने का काम कौन करता है? वॉल्केनो। अगर वॉल्केनोज ना हो तो पृथ्वी जो है उसके अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हो कि एक समय ऐसा आए पृथ्वी फट जाए। तो पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा वॉल्व या एक सिक्योरिटी वॉल्व जो है उसका कार्य करते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालते हैं। फिर दूसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में सहायक है। जैसे अंदर से लावा निकलता है, उस लावा को सीधा अगर स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है वो किस तरह का है, पदार्थ किस तरह का है, उन सब के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। फिर उसके बाद लावा जो निकलता है उसमें बेसाल्ट लावा जब निकलता है, बेसाल्ट लावा मतलब बेसिक लावा, बेसाल्ट लावा से जो चट्टानें बनती हैं और फिर वो चट्टानों के जब टुकड़े टूटते हैं तो उससे बनती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी है। तो केवल बेसाल्ट चट्टानें ही नहीं, लावा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती है, बहुत सी इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और हर एक इग्नियस रॉक का अपना अपना एक यूज है। और सभी इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं हमें खनिज, मिनरल्स। तो मिनरल्स का एक प्रमुख सोर्स या खनिजों का एक प्रमुख स्रोत भी है ये ज्वालामुखीय चट्टानें। ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियां बनती हैं, बहुत से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे हमने देखे बहुत सारे कोन्स बनते हैं, शंकु बनते हैं, बहुत सी झीलें भी बनती हैं, जैसे क्रेटर झील, काल्डेरा झील। तो झीलों के अपने उपयोग हैं, जैसे क्रेटर झील हुई, काल्डेरा झील हुई, वो यूजफुल है। प्लस कई जगह ज्वालामुखी के कारण द्वीप बनते हैं, आइलैंड्स। आइलैंड्स भी अपने आप में काफी यूजफुल है। तो ये स्थलाकृतियां जो है काफी उपयोगी होती हैं। आग्नेय चट्टानें बनती है इग्नियस रॉक्स, लावा के जमने से या मैग्मा के जमने से। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें काफी सारे खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। फिर है ज्वालामुखीय क्षेत्रों में गर्म गंधक युक्त जल निकलता है। तो गर्म पानी जब निकलता है वॉल्केनिक रीजन में से तो वहां पे सल्फर होता है, सल्फर की मात्रा कई गर्म पानी में मिश्रित होती है। तो सल्फर युक्त जो गर्म पानी निकलता है उससे स्किन डिजीजेस क्योर होते हैं, चर्म रोग या चमड़ी से संबंधित जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनको सुधारने में या उनको क्योर करने में ये हेल्प करता है, इलाज करने में सहायक होते हैं इस तरह का गर्म पानी। आपने देखा होगा कई जगह धार्मिक आधार पर उसको एक वैसा माना जाता है, रिलीजियसली मान लेते हैं कि ये पॉन्ड या ये जो जलीय क्षेत्र है ये काफी ज्यादा अच्छा है धार्मिक दृष्टि से, इसीलिए यहाँ स्नान करने से सारे रोग दोग जो है उनसे मुक्ति मिलती है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइंस होती है, उस पानी में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज होती है जिसकी वजह से रोग दूर होते हैं। तो स्किन डिजीजेस को दूर करने में ये ज्वालामुखी वाला जो पानी है, गर्म पानी, सल्फर कंटेनिंग, गंधक युक्त, ये काफी हेल्पफुल होता है। फिर ज्वालामुखी क्षेत्रों से जो भाप निकलती है, स्टीम जो निकलती है, उस भाप को भी यूज किया जा सकता है भूतापीय ऊर्जा के रूप में। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है उसके फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। फिर नकारात्मक प्रभाव, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए। नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे अगर विस्फोट होता है ज्वालामुखी का तो जान माल की हानि होती है। प्लस कहीं पर अगर बेसिक लावा निकला है, क्षारीय लावा, तो बेसिक लावा बहुत तरल होता है, फ्लूइड होता है, तो जहां इरप्शन हुआ है, जहां ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, केवल वहीं पे नहीं रहता, वो दूर दूर तक फैलकर चला जाता है। और जितनी दूर तक वो बेसिक लावा फैलकर जाएगा, वहां पर जो भी चीजें हैं, चाहे वहां पे घर है, चाहे वहां पे खेत है किसी का, उस पूरे एरिया को लावा से भर देगा। और गर्म लावा की वजह से वहां की पूरी वनस्पति और सारी चीजें जो है वो नष्ट हो जाएंगी। तो लावा प्रवाह से नुकसान होता है, लावा विस्फोट से नुकसान होता है, जानमाल की हानि होती है। एकदम से जब विस्फोट होता है तो आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, शेकिंग होती है, उसकी वजह से आते हैं भूकंप। भूकंप के साथ साथ विस्फोट जब होता है, एक्सप्लोजन जब होता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, कई जगह भूस्खलन हो जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर किसी बर्फ से ढकी चट्टान में ज्वालामुखी उद्भव हो तो लहर जो है वो आ जाती है, या लहर का निर्माण होता है, और लहर की वजह से क्या आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। उसके साथ साथ कई ज्वालामुखीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत तीव्रता से गैसें बाहर निकलती हैं। जो भी ज्वालामुखीय गैसें निकलती हैं वो काफी ज्यादा हानिकारक होती हैं, कई पॉइजनस गैसेस भी होती हैं, जहरीली गैसेस, और वो जहरीली गैसेस हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। केवल वायुमंडल को प्रदूषित ही नहीं करती हैं, उसके साथ साथ वहां पे एसिड रेन की संभावना को बढ़ाती हैं, क्योंकि वर्षा का जल जो है उसमें वो गैसेस मिक्स होकर एसिड रेन की संभावना जो है वो क्रिएट करती हैं। तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा जो है उसकी स्थिति का निर्माण भी करती है। प्लस अगर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्भव अगर पानी में हो तो जलीय जीव जो है वो नष्ट हो सकते हैं।
जैसे ही उद्गार इरप्शन होगा, पानी के अंदर गर्म लावा निकलेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा, तो वहां की मछलियां मर सकती है, वहां प्रवाल भित्तियां यदि हो, कोरल रीफ वगैरह, वो भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान है ज्वालामुखी के। तो देखिए, जान माल की हानि, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लावा से, लावा प्रवाह अगर होता है, बेसिक लावा और खूब दूर दूर तक फैल कर जाए तो वनस्पति जैव विविधता का नुकसान होगा, विनाश होगा। महासागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो महासागरीय जीव जो है उनको नुकसान पहुंचता है, मर जाते जीव, और हानिकारक गैसें निकलती है जो प्रदूषित करती है वायुमंडल को, और हमारे लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी नकारात्मक होती हैं। तो ये काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस आप इसमें नेगेटिव पॉइंट्स में और क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे कि भूकंप जैसी अन्य आपदाएं जो हैं उनकी संभावना भी बढ़ जाती है ज्वालामुखी उद्भव से। भूकंप के साथ साथ भूस्खलन, ये तो हो गया अर्थक्वेक, भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड्स की संभावना, लहर जो आती है जिसमें बर्फ पिघल जाती है और लावा के साथ बर्फ का जो पानी है वो और ज्वलखंडाश्मी पदार्थ वो सब मिक्स होके और आगे बहते हैं, उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। भूस्खलन जब होता है और अचानक से ये भूस्खलन की बहुत सारी भूमि अगर किसी जलीय भाग में गिरे तो कभी कभी सुनामी की स्थिति भी बन जाती है इस लैंडस्लाइड की वजह से। वैसे सुनामी ज्यादातर भूकंप की वजह से आती है और महासागरीय क्षेत्रों में जो भूकंप होते हैं उसकी वजह से ज्यादा आती है। ज्वालामुखी का और सुनामी का इतना रिलेशन नहीं है जितना भूकंप का है। तो भूकंप करते समय हम समझेंगे कि सुनामी होती क्या है। और भी कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट अगर याद आ रहा है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने ज्वालामुखी का पूरा कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। आप ज्वालामुखी के प्रकार, वितरण और प्रभाव, ये जो 3 चीजें डायरेक्टली सिलेबस में लिखी है, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर से करें। इंट्रूसिव अंतर्वेदी और बहिर्वेदी स्थलाकृतियां भी करें, क्योंकि सिंडर जो है शंकु वो पूछा गया है एक बार मेंस में, आरएस में, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके साथ ही ज्वालामुखी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अर्थक्वेक या भूकंप, उसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तब तक थैंक यू।